तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं। ऐ सनम हम तो सिर्फ तुम से प्यार करते हैं। ऐ सनम हम तो सिर्फ तुम से प्यार करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल में। तो आशा के साथ में, उम्मीद के साथ में इंतज़ार करते रहिएगा, लगातार मेहनत करते रहिएगा अपनी मोहब्बत के, अपनी नौकरी के इंतज़ार करने के लिए। आपको अपनी मंजिल ज़रूर मिलेगी। तो चलिए, हम पढ़ रहे थे मोहन राकेश जी का आषाढ़ का एक दिन। अब एक अंक तो हमने पढ़ लिया है, आज हम अंक 2 को पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, जैसा कि हमारी आदत है, हम पिछले भाग की समरी है वो आपको मैं संक्षेप में बताना चाहूँगा। सबसे पहले हमने देखा कि इस नाटक का प्रकाशन हुआ था 58 में। 1959 में इसको मिला था संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। 1971 में मणिकौल ने इस पर एक फिल्म बनाई थी जिसको भी फिल्म फेयर अवार्ड है वो मिला था। इसके 3 अंक हमने बताए थे, यानी 3 अंक हैं। इसका नायक है कालिदास, इसकी नायिका है मल्लिका, और इसका जो खलनायक कह लीजिए या प्रतिनायक कह लीजिए वो है आपका कौन? वो है आपका विलोम। इसमें कालिदास को मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने के बाद में किस तरह मल्लिका को और कालिदास दोनों को अपने जीवन का बलिदान है, त्याग कितना करना पड़ता है, ये एक रचनाकार का और दरबारी मध्य जीवन का क्या है संघर्ष है, उसका शाश्वत चित्रण यहाँ पर किया गया है। कालिदास के माध्यम से ही आधुनिक व्यक्ति के मन का अंतर्द्वंद उभर करके सामने आता है। पहले अंक में हम देखते हैं कि जो मल्लिका है वो बाहर से भीग करके आई है। मल्लिका की माता है अंबिका। वो जानती है कि ये मल्लिका है कालिदास के साथ ही कहीं गई होगी, और उसे ये डर रहता है कि कालिदास के साथ में इसकी क्या मिल रहा है, अपयश मिल रहा है, लोगों में बदनामी हो रही है। वो आई है, वो कहती है कि आज मैंने बहुत सुंदर दृश्य है वो देखे थे, अब मुझे पता चला कि कोई आदमी किस तरह से बादलों की पंक्तियों में खोया रहता है। और वो बहुत ज़्यादा प्रशंसा करती है बाहर के अनुभव की, मैं कि इसी चक्कर में मुझे पता था कि मैं भीग जाऊंगी, लेकिन फिर भी मैं नहीं आई। और वो कहती है कि भाई, अंबिका को उससे कहती है कि तुम सूखे वस्त्र हैं वो अंदर पलंग पे रखे हुए हैं और तुम उनको आ, पहन लो, बदल लो कपड़े। वो अंदर चली जाती है, कपड़े निचोड़ रही होती है और भीतर ही क्या है, गाना गा रही होती है, जो कि ऋतु संहार का एक श्लोक होता है। इसके बाद में वो कहती है कि आज के सौंदर्य को माँ मैंने कभी भूल नहीं सकती हूँ। वो कहती है, अंबिका चुपचाप अपने काम में लगी रहती है क्योंकि उसे पता है वो उससे क्या है, रुष्ट है। मल्लिका कहती है कि भाई तुम अब से काम नहीं करोगी, मुझे तुम्हारा काम करना अच्छा नहीं लगता है। और वो कहती है कि भाई कि मैं, जब तक मैं हूँ तुम काम नहीं कर सकती। वो कहती है तुम होती हो तब भी तो मैं अकेली रहती हूँ। तो इस प्रकार की दोनों में बातचीत हो रही होती है। तब वो कहती है कि भाई क्यों, तुम आज क्या बात है, कि वो कहती है कि कुछ कर्मचारी हैं वो आए हैं। वो खिड़की से कर्मचारी को दिखाती है कि ये जब भी आते हैं तब कोई ना कोई अनिष्ट होता है। पिछली बार जब ये आए थे तब तुम्हारे पिता की महामारी में मृत्यु हुई थी, अब की बार आए हैं, भगवान जाने कौन सा अनिष्ट होने वाला है। इस प्रकार की बातों को वो कह रही होती है। तभी कालिदास का प्रसंग है वो आ जाता है। कालिदास से कहती है, वो कहती है कि भाई मल्लिका तुम्हारा उससे क्या संबंध है, क्या संबंध को क्या नाम दिया है। मल्लिका कहती है कि मैंने भावना में भावना का वर्ण है वो किया है, मेरे लिए वह संबंध सब संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। लेकिन जो अंबिका है वो यथार्थवादी दृष्टि रखती है। वो कहती है कि भाई ये कौन सी भावना है, ये तुम अपने साथ में छल कर रही हो, ये भावना केवल आत्म प्रवंचना है, अपने आप को धोखा देना है, केवल छलना है। ऐसे भावनाओं से जीवन का काम नहीं चलता है। यदि बात तुम्हारी भावना है, कालिदास की भावना है, तो वो तुमसे विवाह है क्यों नहीं कर लेता है। और इसी भावना के चक्कर में गांव के जो सारे लोग हैं वो हमें वितृष्णा की दृष्टि से देखते हैं। ठीक है। अंबिका कहती है कि भाई कि
फिर अंबिका कहती है कि मुझे अब काम करना है, क्योंकि माँ का जो जीवन है वो भावना नहीं होता है, कर्म होता है, उसे घर के बहुत सारे काम करने होते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक घायल बाण से आहत हरिण शावक को अपनी बाहों में उठाए कालिदास का प्रवेश होता है। वो उसको पुचकारता है, दुलारता है, वो कहता है कि हम जिएंगे। मल्लिका उसके लिए, जो कि अंबिका ने दूध औंटा दिया था, वो लेकर के आ जाती है और उसको दूध पिलाने के लिए पात्र में कर देती है। तब से क्या है, तभी क्या है, उसको दोस्तों दंतुल है जिसने बाण मारा था हरिण के, वो आता है और वो कहता है कि दूध पिला करके इसकी मांस को तुम और अधिक कोमल कर लेना चाहते हो, कि तुम कौन हो, तो मेरा तुम्हारा परिचय नहीं है। कालिदास उससे पूछता है कि ये जो हरिण शावक मेरे बाण से हाथ हुआ है ये मेरी संपत्ति है। कालिदास कहता है कि इस भूमि में कोई भी हरिण का शिकार नहीं कर सकता है राजपुरुष, इसके निवासी हम क्या है, इसके सजातीय हैं, और तुम इसलिए तुम्हें क्षमा कर रहे हैं कि तुम इस प्रदेश में नए आते हो, तुम यहाँ के लगते नहीं हो। इस प्रकार की बातें दोनों में होती हैं और कालिदास कहता है कि इस हरिण शावक को तुम भीतर क्या पलंग पर सुला दो, लेकिन अंबिका है वो मना कर देती है। तब कालिदास कहता है कि मेरी बाहों ही इसके लिए बढ़िया पलंग होंगी, और हरिण शावक को निकल करके वो बाहर चला जाता है। दंतुल उसके पीछे जाना चाहता है, लेकिन मल्लिका उसको रोक लेती है। वो कहती है कि भाई जो कालिदास हैं तुम्हारे क्या है, शस्त्र वस्त्रों की चिंता नहीं करेंगे, हरिण शावक के लिए इसलिए तुम हट मत करो, तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, लेकिन कालिदास के लिए जो प्रश्न है वो संवेदना का है। इस प्रकार की बातों में कालिदास का नाम सुन करके जो दंतुल है, जो कि राजपुरुष है, वो चौंक जाता है। वो कहता है क्या ये वही कालिदास ने जिन्होंने ऋतु संहार की सृष्टि की है? तो मल्लिका चौंक जाती है। वो कहती है तुम कालिदास को जानते हो, कि हमारी उज्जैनी सभा का प्रत्येक व्यक्ति कालिदास को जानता है, और हमारे सम्राट तक ने उनका ऋतु संहार है वो पढ़ा है। इस प्रकार की बातें उनके होती हैं। वो कहता है कि मुझे तो धृष्टता हो गई, मुझे उनसे क्षमा मांगनी चाहिए, और वो चला जाता है। और क्या कहता है कि भाई अब जो कालिदास की उज्जैनी की जो सभा है वो उन्हें राज सम्मान से स्वीकृत करना चाहती है, राज कवि के रूप में अभिषिक्त करना चाहती है। इसको सुनकर के मल्लिका है वो थोड़ी सोच में पड़ती है, लेकिन अंबिका से जाकर कहती है देखा माँ कि अब तो तुम उन पर विश्वास करोगी, अब तो क्या है, उज्जैनी की सभा भी, राज दरबार भी उनका सम्मान करना चाहता है। लेकिन अंबिका है वो कहती है मुझ में अभी कुछ भी सोचने की शक्ति नहीं है। ठीक है। और मल्लिका उसको समझाती है कि तुम उनके प्रति इस प्रकार की अनुदार दृष्टि क्यों रखती हो, और क्यों उनके बारे में थोड़ी अलग दृष्टि से नहीं सोचती, उदारता पूर्वक क्यों नहीं सोचती। अंबिका कहती है कि मेरी अब वो उम्र है वो ढल चुकी है जब मैं यथार्थ से आंखें मूंद कर जीती थी। ठीक है। अंबिका कहती है कि मल्लिका कहती है तुम्हें क्या है, तुम्हें तो यथार्थ में केवल दोषी दोष दिखाई दे रहे होते हैं। इस प्रकार की दोनों में बातचीत होती है। तब वो कहती है कि ये तुमसे भाई यदि तुम्हारा भावना के साथ में उसका संबंध है तो तुमसे वो विवाह क्यों नहीं करता है। मल्लिका कहती है कि उनका जीवन अब तक क्या है, अभावों में गुजरा है, और मातुल के यानी जो उनका मामा है, जो उनका लालन पालन किया है, तो उसके साथ में जिस प्रकार मातुल के घर में क्या है, उनकी दशा है वो विशेष अच्छी नहीं रही है, इसलिए अभावों की वजह से उनका विवाह से क्या है, थोड़ा सही नहीं है। अब वो अंबिका कहती है कि भाई मैं इसको अच्छी तरह जानती हूँ, आज तो वो अभावों की वजह से नहीं कर रहा है, लेकिन अब अभाव की पूर्ति भी तुमसे विवाह न करने का सबसे बड़ा कारण बन जाएगी। इस प्रकार की बातें हैं वो कर रही होती हैं कि भाई तभी मातुल है वो आ जाता है और वो कहता है कि अब तो मैं क्या है, कालिदास नामधारी इस जीव से मेरा कोई भी संबंध नहीं है। मल्लिका कहती है क्या हुआ कि मैंने इसे पाला पोसा बड़ा किया, उज्जैनी की सभा जब इसको सम्मान देना चाहती है तो ये कहता है कि मैं राजमुद्राओं से कृत होने वाला दास नहीं हूँ, और ये घर पर आया था तब मैंने कहा था कि भीतर आचार्य आए हैं तो मैं लेने के लिए राज सम्मान देना चाहते हैं, तो उल्टे ही पाँव लौट गया और कहाँ चला, जगदम्बा के मंदिर में चला गया कि जब तक ये नहीं जाते मैं नहीं जाऊँगा। तो इस प्रकार की वो बातें कर रहा होता है। तभी निक्षेप है वो भी गांव का एक आदमी है, वो आ जाता है और वो कहता है कि भाई आचार्य मातुल हैं, मातुल आपको क्या है, आचार्य आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं आपके साथ में सारी वन्य भूमि देखना चाहता हूँ। इसको सुनकर के मातुल के मुंह पर थोड़ा सा खुशी आती है कि भाई मेरे साथ में देखना चाहते हैं, लेकिन तभी कहते हैं कि जिस भूमि ने कालिदास की कविता को जन्म दिया है, तभी है मातुल थोड़ा सा खिसिया जाता है। इसके बाद में दोस्तों मातुल है वो उसको निक्षेप को फटकारता है कि वहाँ पर क्या है, अतिथि बैठे हो, तुम यहाँ पर आ गए। इस प्रकार की दोनों में बातचीत होती है। मातुल चला जाता है। निक्षेप मल्लिका को कहता है कि कालिदास को मोह नहीं है, और थोड़ा सा क्या है, मातुल समझते नहीं है, थोड़ा उन्हें क्या है सोचने के लिए समय चाहिए, या उनकी हट है वो
उनकी परिस्थिति को समझ नहीं रहे हैं, थोड़ी परिस्थिति वो समय के हिसाब से ही ढलेगी। और वो जगदम्बा के मंदिर पर बैठा है, मैं उनसे बात कराया हूँ, क्योंकि वो कहते हैं जब तक अतिथि नहीं चले जाते तब तक मैं घर पर नहीं जाऊँगा। और तुम ही केवल क्या कर सकती हो, कालिदास को वहाँ पर जाने के लिए समझा सकती हो। लेकिन अंबिका है वो क्या करती है, इसका विरोध करती है, लेकिन उसके विरोध के बावजूद भी निक्षेप और मल्लिका है वो दोनों चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अंबिका घर में है और उसके बाद में विलोम है वो आता है। अब विलोम कहता है लेकिन अंबिका कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। विलोम कहता है कि भाई मैं चला जाऊँगा, लेकिन तुम्हारी वजह से नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा आना मल्लिका को अच्छा नहीं लगता है, और मल्लिका को इसलिए नहीं लगता है क्योंकि कालिदास को अच्छा नहीं लगता है। इसके बाद में वो अंबिका से कहता है कि भाई मैं इस समय तुम्हारे साथ में रहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि राज्य के द्वारा कालिदास का सम्मान किया जा रहा है और वो उज्जैनी में राजकवि के रूप में रहेगा। और अब मैं चाहता हूँ कि मल्लिका का उसके साथ में विवाह हो जाना चाहिए, क्योंकि जितना इस संबंध में तुमने कुछ सोचा है या नहीं, क्योंकि कल को तो वो उज्जैनी चला जाएगा, लेकिन जो मल्लिका है वो यहीं पर रह जाएगी। उसके बाद में मल्लिका क्या होगा, मल्लिका की सारी बदनामी है वो उसके साथ में जुड़ चुकी है। इस प्रकार की बातें हैं वो उनमें हो रही होती हैं। तभी कालिदास है वो आ जाता है और वो कहता है कि भाई अब तुम किस छंद का अभ्यास कर रहे हो। वो कहता है विलोम की छंदों का अभ्यास मेरी वृत्ति नहीं है। कालिदास कहता है तो तुम्हारी वृत्ति है वो दूसरी है। विलोम कहता है कि आज कल तुम छंदों के अभ्यास पर गर्व कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें क्या मिल रहा है, राज सम्मान मिल रहा है। कालिदास से वो कुछ प्रश्न पूछना चाहता है कि मैं तुमसे क्या है कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ सीधे सीधे, कि कल तुम क्या है ब्रह्म मुहूर्त में क्या चले जाओगे, राजधानी में चले जाओगे, और वहाँ पर जाकर के यहाँ के वैभव में जाकर के यहाँ के तुम ग्राम वनों को भूल तो नहीं जाओगे। क्या तुम आज भी वही कालिदास हो जो कुछ देर पहले थे या कुछ दिन पहले थे। इस प्रकार की बातों का मल्लिका है वो विरोध करती है। सही बात में तो वो ये पूछना चाहता है कि भाई तुम अब शादी कर लो, ठीक है, और शादी करके तुम मतलब अकेले ही जाओगे या मल्लिका को साथ लेकर के जाओगे। मल्लिका उसको रोकती है कि मैं भाई क्या करूं, मैं अपना भला बुरा समझने के लिए खूब समर्थ हूँ, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, इसलिए तुम यहाँ से चला जाओ। विलोम है वो चला जाता है। कालिदास उस पर जीवन में अनाधिकार प्रवेश की भी आक्षेप लगाता है। विलोम चला जाता है। इसके बाद में मल्लिका और कालिदास का वार्तालाप होता है। कालिदास कहता है कि मैं भाई वहाँ नहीं जा सकता, ये भूमि है, और वो कहता है तुम हो, यहाँ की मेघमालाएँ हैं, यहाँ के पशुपाल हैं, सारे कुछ हैं, हरिण हैं, जीव जंतु हैं, सबसे मेरा मन है वो जुड़ा हुआ है, यहाँ से मैं अलग हो जाऊँगा, मुझे उस भूमि का पता नहीं है। लेकिन मल्लिका उसको समझाती है कि भाई मैं तुम्हें दुख में नहीं भेज रही हूँ, मेरे लिए सबसे बड़ी सुख की बात है, और वहाँ की कोई भी जो भूमि है वो अनुर्वर नहीं होती, अनुपजाऊ नहीं होती, वहाँ तुम्हारी प्रतिभा है अंकुरण पैदा कर ही लेगी और तुम्हारी सर्जना शक्ति को नया आयाम मिलेगा। इस प्रकार की बातें वो उसको समझाती है और कालिदास है वो चला जाता है, लेकिन कहता है कि वहाँ के जीवन की नई नई अपेक्षाएं भी होंगी, ऐसा नहीं हो कहीं मैं वहाँ जा कर के क्या कर दूँ, उखड़ जाऊँ, अपनी भूमि से बिल्कुल सर्वथा कट जाऊँ और मेरी सर्जना शक्ति ही विलोपित हो जाए। इस प्रकार वो चला जाता है। और अंबिका और मल्लिका में क्या है, मल्लिका को थोड़ा सा आघात है या दुख महसूस होता है, और अंबिका उसको संभालती है कि भाई तुम स्वस्थ नहीं हो, अंदर जाकर के विश्राम कर लो। वो कहती है कि मैं अस्वस्थ नहीं हूँ, देखो कितनी और गहरे मेघ घिराए हैं, और ये मेघ हैं वो मल्लिका के क्या है भावुकता के आंसुओं की तरफ क्या कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा इसी कालिदास यहाँ पर छोड़ करके चला जाता है, इसी के साथ में हमारे पहले अंक का समापन हो जाता है। तो चलिए अब हम दूसरे अंक की तरफ बढ़ते हैं। कुछ वर्षों के अनंतर वही प्रकोष्ठ, मल्लिका के प्रकोष्ठ की देखिए वही स्थान यहाँ पर बताया गया है। प्रकोष्ठ की स्थिति में पहले से ही कहीं अंतर आ गया है। लिपाई कई स्थानों से उखड़ रही है। गेरू से बने स्वस्तिक, शंख और कमल अब बुझे बुझे से हैं। चूल्हे के पास पहले से बहुत कम बर्तन हैं। कुंभ केवल 2 हैं और उन पर ऊपर तक काई जमी है। आसन पर कुछ भोजपत्र बिखरे हैं, कुछ एक रेशमी वस्त्र में बंधे हैं। आसन के निकट एक टूटा मोढ़ा है जिस पर भोजपत्र सीकर बनाया गया ग्रंथ रखा है। चूल्हे के निकट कोने में रस्सी बंधी है जिस पर कुछ वस्त्र सूखने के लिए फैलाए गए हैं। अधिकांश वस्त्र फटे हैं और उन पर जगह जगह टांकियां लगी हैं। एक टूटा मोढ़ा ड्योढ़ी के द्वार के पास रखा है। चौकी एक ही है जिस पर बैठी मल्लिका खरल में औषध पीस रही है। अंदर बिछे तल्प का कोना उसी तरह दिखाई देता है।
अंबिका तल्प पर लेटी है, बीच बीच में वह करवट बदल लेती है। निक्षेप बाहर से आता है, मल्लिका अपना अंशुक ठीक करती है। निक्षेप, अब कैसा है अंबिका का स्वास्थ्य? मल्लिका, वैसे ही ज्वर आता है अभी। निक्षेप, पहले से कुछ भी अंतर नहीं पड़ा? मल्लिका, लगता तो नहीं। निक्षेप, 2 वर्ष से निरंतर एक सा ज्वर। मल्लिका ठंडी सांस भरकर पीसी हुई औषध पत्थर से कटोरे में डालने लगती है। निक्षेप मोड़ा खींचकर उसके पास आ बैठता है। वास्तव में अंबिका बहुत चिंता करती है। मल्लिका औषध में अब किसकी चिंता कर रही है? कालिदास तो वहाँ जाकर के बैठ गया है और मल्लिका अब किसी से भी विवाह नहीं कर रही है, तो उसे अपनी बेटी की इस बात की चिंता है। औषध भी ठीक से नहीं खाती, औषध में दूध और शहद मिलाकर हिलाने लगती है। निक्षेप अपनी उंगलियां उलझाए उसे देखता रहता है। निक्षेप, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? ठीक है, दुबली होती जा रही हो, बहुत दिनों से राजधानी की ओर से कोई व्यक्ति नहीं आया। मल्लिका आंखें बचाती हुई अधिक व्यक्त भाव से औषध हिलाती रहती है। कभी कभी सोचता हूँ एक बार उज्जैनी जाकर उनसे मिला हूँ। किससे? कालिदास से मिलने की बात कहता है। मल्लिका, क्यों? कई बातें करना चाहता हूँ, कई बार लगता है कि दोष मेरा ही है। मल्लिका गंभीर भाव से उसकी ओर देखती है। मल्लिका, किस बात का? निक्षेप लंबी सांस लेता है। निक्षेप, बात तुम जानती हो, मैंने आशा नहीं की थी कि उज्जैनी जाकर कालिदास इस तरह वहाँ के हो जाएंगे। मल्लिका, और मुझे प्रसन्नता है कि वे वहाँ रहकर इतने व्यस्त हैं। यहाँ उन्होंने केवल ऋतु संहार की रचना की थी, वहाँ उन्होंने कई नए काव्यों की रचना की है। 2 वर्ष पहले जो व्यवसायी आए थे, उन्होंने कुमार संभव और मेघदूत की प्रतियां मुझे ला दी थी। बता रहे थे उनके एक और बड़े काव्य की बहुत चर्चा है, परंतु उसकी प्रति उन्हें नहीं मिल पाई। निक्षेप, यूं तो सुना है उन्होंने कुछ नाटकों की भी रचना की है जो उज्जैनी की रंगशालाओं में खेले गए हैं। यहाँ पर किसकी तरफ संकेत है? अभिज्ञान शाकुंतलम की जैसे नाटक की तरफ संकेत है। फिर भी? मल्लिका, फिर भी क्या? निक्षेप, मुझे कहते दुख होता है कि उन्हीं व्यवसायियों के मुंह से और भी तो कई बातें सुनी थी। मल्लिका, व्यक्ति उन्नति करता है तो उसके नाम के साथ कई तरह के अपवाद जुड़ने लगते हैं। मैं अपवाद की बात नहीं कर रहा, उठकर टहलने लगता है। सुना यह भी तो था ना कि गुप्त वंश की राजदुहिता से उनका विवाह हो गया है। गुप्त वंशी कौन है वो राजदुहिता? वो है, उसका नाम है प्रियंगु मंजरी, जिससे कालिदास का नाम विवाह हो चुका है। मल्लिका, तो इसमें बुरा क्या है? तो देखिए कितने बड़े यहाँ पर बलिदान है वो मल्लिका को करना पड़ता है। इसी की गाथा है आषाढ़ का एक दिन। निक्षेप, एक तरह से देखें तो बुरा भी नहीं है, परंतु यहाँ रहते उनका जो आग्रह था कि जीवन भर विवाह नहीं करेंगे, रुककर उसकी ओर देखता है। उस आग्रह का क्या हुआ? उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि उनके इसी आग्रह की रक्षा के लिए तुमने क्या कर लिया, तुमने भी अभी तक विवाह नहीं किया है। मल्लिका, उनके प्रसंग में मेरी बात कहीं नहीं आती। मैं अनेकानेक साधारण व्यक्तियों में से हूँ, वे असाधारण हैं, उन्हें जीवन में असाधारण का ही साथ चाहिए था। सुना है राजदुहिता बहुत विदुषी है। हाँ, सुना है, बहुत शास्त्र दर्शन पढ़ी है। मैंने कहा है ना कि एक तरह से देखें तो इसमें कुछ बुरा नहीं है, परंतु दूसरी तरह से देखने पर बहुत गिलानी होती है। इसके विपरीत मुझे अपने से गिलानी होती है कि यह ऐसी मैं उनकी प्रगति में बाधा भी बन सकती थी। आपके कहने से मैं उन्हें जाने के लिए प्रेरित ना करती तो कितनी बड़ी क्षति होती। निक्षेप, यह तो दुख है कि मेरे कहने से तुम ऐसा ना करती तो आज तुम्हारे जीवन का रूप यह ना होता। मल्लिका, मेरे जीवन में पहले से क्या अंतर आया है? पहले माँ काम करती थी, अब वे अस्वस्थ हैं, मैं काम करती हूँ। निक्षेप, बाहर से तो इतना ही अंतर लगता है, केवल इतना ही अंतर है। औषध लिए उठ खड़ी होती है। माँ को औषध दे दूँ, अभी आती हूँ। अंदर चली जाती है और अंबिका को सहारे से उठाकर औषध पिलाती है। अंबिका पीकर सिर हिलाती है। निक्षेप टहलता हुआ झरोखे के पास चला जाता है। बाहर घोड़े की टापों का शब्द सुनाई देता है जो पास आकर दूर चला जाता है। निक्षेप झरोखे से सटा देखता है। अंबिका औषध पीकर लेट जाती है। मल्लिका बाहर आ जाती है और किवाड़ के पास रुककर अंबिका की ओर देखती है। मल्लिका, माँ ठंड लगती हो तो किवाड़ बंद कर दूं? अंबिका सिर हिलाती है। मल्लिका किवाड़ बंद कर देती है। निक्षेप झरोखे के पास से हट जाता है। निक्षेप, लगता है आज फिर कुछ लोग बाहर से आए हैं। कौन लोग? संभवतः राज्य के कर्मचारी हैं। 2 वैसी ही आकृतियां मैंने देखी हैं जैसी तब देखी थी
जब आचार्य कालिदास को लेने आए थे। मल्लिका थोड़ा सिहर जाती है। वैसी आकृतियां अपने भाव को दबाकर हंसने का प्रयत्न करती है। जानते हैं माँ इस संबंध में क्या कहती है? कहती है कि जब भी ये आकृतियां दिखाई देती हैं कोई ना कोई अनिष्ट होता है, कभी युद्ध कभी महामारी, परंतु पिछली बार तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ? मल्लिका आंखें बचाती हुई गीले वस्त्रों को देखने में व्यस्त हो जाती है। मल्लिका कहती है क्या हुआ? और जो हुआ वह तो अच्छा ही था। दो एक वस्त्रों को उतारकर फिर रस्सी पर फैला देती है। हवा में आजकल इतनी नमी रहती है कि वस्त्र घंटों नहीं सूखते। फिर टापों का शब्द सुनाई देता है। निक्षेप फिर झरोखे के पास चला जाता है। सहसा उसके मुंह से आश्चर्य की ध्वनि निकल पड़ती है। हैं नहीं, परंतु नहीं कैसे? टापों का शब्द दूर चला जाता है। निक्षेप उत्तेजित सा झरोखे के पास से हटकर आता है। मल्लिका सहसा उत्तेजित क्यों हो उठे आर्य निक्षेप? मैंने अभी एक और आकृति को घोड़े पर जाते देखा है। तो क्या हुआ? आपको भी माँ की तरह अनिष्ट की आशंका हो रही है? वह एक बहुत परिचित आकृति है मल्लिका। परिचित आकृति? मुझे विश्वास है कि वे स्वयं कालिदास हैं। मल्लिका हाथ के वस्त्र को पकड़े स्तंभित सी हो रहती है। कालिदास? यह कैसे संभव है? मैंने अपनी आंखों से देखा है। वे घोड़ा दौड़ाते पर्वत शिखर की ओर गए हैं। इस राजसी वेशभूषा में और कोई उन्हें ना पहचान पाए। निक्षेप की आंखें पहचानने में भूल नहीं कर सकती। मैं अभी जाकर देखता हूँ। राज्य कर्मचारी भी अवश्य उन्हीं के साथ आए होंगे। उसी उत्तेजना में चला जाता है। मल्लिका बे आए हैं और पर्वत शिखर की ओर गए हैं। अपनी उंगली को दांत से काटती है और पीड़ा का अनुभव होने पर यंत्र चालित सी झरोके के पास चली जाती है। ड्योढ़ी से रंगड़ी और संगड़ी अंदर आती हैं। ये नागरी हैं, यानी नगर की क्या हैं? महिलाएं हैं, जो क्या आई हैं? प्रियंगु मंजरी के साथ में आई हैं। मल्लिका आश्चर्य से उनकी ओर देखती है। रंगड़ी संगड़ी को आगे करती है। रंगणी, इससे पूछ हम अंदर आ सकती हैं? संगनी उसे आगे करके स्वयं पीछे हट जाती है। तू पूछ। मल्लिका उनके पास आ जाती है। रंगणी, अच्छा मैं पूछती हूँ, सुनो, यह तुम्हारा घर है? मल्लिका, हाँ हाँ, आइए, आप मेरे यहाँ आई हैं। रंगणी और संगणी अंदर आ जाती हैं और खोजती दृष्टि से इधर उधर देखती हैं। रंगणी, हम विशेष रूप से किसी के यहाँ नहीं आई, समझ लो कि यूं ही आई हैं ग्राम प्रदेश में घूमती हुई। संगनी, हम यहाँ के घर देखना चाहती हैं। रंगणी, यहाँ के जीवन का अध्ययन करना चाहती हैं। संगनी, और पहले मैं परिचय दे दूं, यह है रंगणी। उज्जैनी के नाट्य केंद्र में नृत्य का अभ्यास करती है। नाटक लिखने में भी इसकी रुचि है। तो देखिए, ये परिचय से इसको पूछा जा सकता है कि उज्जैनी के नाट्य केंद्र में नृत्य का अभ्यास कौन करती है? तो रंगणी करती है। रंगणी और यह संगनी उसी केंद्र में मृदंग और वीणा वादन सीखती है। बहुत सुंदर प्रणय गीत लिखती है। अब गद्य की ओर आ रही है और तुम्हारा परिचय। मल्लिका कुछ भी उत्तर ना देकर आश्चर्य से उनकी ओर देखती रहती है। संगनी, तुमने अपना परिचय नहीं दिया। मल्लिका, मेरा परिचय कुछ भी नहीं है, आइए यहाँ आसन पर बैठिए। संगनी, हम बैठने के लिए नहीं, अध्ययन करने के लिए आई हैं। इस स्थान को आप लोग क्या कहते हैं? किस स्थान को? रंगणी, इसका अभिप्राय इस सारे स्थान से है जहाँ इस समय हम हैं। उज्जैनी में हम इसे प्रकोष्ठ कहते हैं। यहाँ तुम लोग क्या कहते हो? प्रकोष्ठ। रंगणी, प्रकोष्ठ को तुम लोग भी प्रकोष्ठ ही कहते हो। और कुंभों के निकट जाकर एक कुंभ को छूती है, इसे कुंभ। कुंभ, प्रकोष्ठ को प्रकोष्ठ और कुंभ को कुंभ। निराशा से कंधे हिलाती है। संगनी, देखो यहाँ के कुछ स्थानीय शब्द नहीं हैं। मल्लिका हतप्रभ सी उनकी ओर देखती रहती है। स्थानीय शब्द? हाँ, आंचलिक शब्द। जैसे पतंजलि ने लिखा है ना कि यद्वा को कुछ लोग यरवा बोलते हैं और तद्वा को तरवा। यरवाण स्तरवाण ऋषियो बभूव। मल्लिका, मुझे इतना ज्ञान नहीं है। तो ये उक्ति देकर के पूछी जा सकती है कि कौन कहता है ऐसा? पतंजलि कहते हैं। मुझे इतना ज्ञान नहीं है। संगनी कुछ निराश सी आसन पर बैठ जाती है। रंगणी घूमकर प्रकोष्ठ की एक एक वस्तु का निरीक्षण करती है। मल्लिका संगनी के पास चली जाती है। संगनी, देखो, हम कुछ ऐसी बातें जानना चाहती हैं जिनका संबंध यहाँ के और केवल यहाँ के जीवन से हो। तुम्हारे घर और वस्त्र तो लगभग हमारे जैसे हैं। यहाँ के जीवन की अपनी विशेषता क्या है? यहाँ के जीवन की अपनी विशेषता? पल भर झरोखे की ओर देखती रहती है।
मैं नहीं जानती, हमारा जीवन हर दृष्टि से बहुत साधारण है। संगनी, यह मैं नहीं मान सकती। इस प्रदेश ने कालिदास जैसे असाधारण प्रतिभा को जन्म दिया है। यहाँ की तो प्रत्येक वस्तु असाधारण होनी चाहिए। तो ये देखिए कथन किसका है, संगनी का ये कथन है। रंगणी चूल्हे के आसपास की सब वस्तुओं को अच्छी तरह देखकर तथा एक बार अंदर झांककर उसके पास आ जाती है। रंगणी, देखो मैं तुम्हें समझाती हूँ। बात यह है कि राजकीय नियोजन से हम दोनों कवि कालिदास के जीवन की पृष्ठभूमि का अध्ययन कर रही हैं। तुम समझ सकती हो कि यह कितना बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य है, परंतु यहाँ घूमकर हम तो लगभग निराश हो चुकी हैं। यहाँ कुछ सामग्री है ही नहीं। अच्छा, यहाँ की कुछ वनस्पतियों के नाम बताइए। कैसी वनस्पति? संगनी, कैसी वनस्पति? सोचने लगती है। जैसे कालिदास ने कुमार संभव में लिखा है, भास्वंती रत्नानि महोषधींच। क्या कहते हैं कि भास्वंती रत्नानि महोषधींच, की या तो रत्नों और औषधियों को प्रकट करने वाली भूमि है। कि क्या करती हैं, कि जहाँ पर क्या करती हैं, भास्वंती यानी चमकती हैं, रत्नानी और औषधियाँ यानी रत्न और औषधियाँ जहाँ पर चमकती हैं। ये प्रकाश देने वाली औषधियाँ कौन सी हैं? औषधियाँ प्रकाश नहीं देती। संगनी उठ खड़ी होती है। औषधियाँ प्रकाश नहीं देती। तुम्हारा अभिप्राय है कि कालिदास ने जो लिखा है वह झूठ है? उन्होंने कुछ भी झूठ नहीं लिखा। उन्होंने तो लिखा है कि रहने दे संगनी, यह यहाँ के संबंध में विशेष कुछ नहीं जानती। संगनी भी निराशा से मुंह बिचकाकर उठ खड़ी होती है। संगनी, अच्छा तुम्हारा बहुत समय नष्ट किया, क्षमा करना, चल रंगनी। दोनों चली जाती है। मल्लिका ड्योढ़ी का किवाड़ बंद कर देती है, आसन के पास जाकर नीचे बैठ जाती है और बिखरे पृष्ठों पर सिर टिका देती है। उसकी आंखें मुद जाती हैं। मल्लिका, आज वर्षों के बाद तुम लौट कर आए हो। सोचती थी तुम आओगे तो उसी तरह मेघ घिरे होंगे, वैसा ही अंधेरा सा दिन होगा, वैसे ही एक बार वर्षा में भीगूंगी और तुमसे कहूंगी कि देखो मैंने तुम्हारी सब रचनाएं पढ़ी हैं। कुछ पृष्ठ हाथ में लेती है। उज्जैनी की ओर जाने वाले व्यवसायियों से कितना कहकर मैंने तुम्हारी रचनाएं मंगवाई हैं। सोचती थी तुम्हें मेघदूत की पंक्तियां गा गा कर सुनाऊंगी। पर्वत शिखर से घंटा ध्वनियां गूंज उठेंगी और मैं अपनी यह भेंट तुम्हारे हाथों में रख दूंगी। मोड़े पर रखा ग्रंथ उठा लेती है। कहूंगी कि देखो ये तुम्हारी नई रचना के लिए तैयार है। ये कोरे पृष्ठ मैंने अपने हाथों से बनाकर सिए हैं। इन पर तुम जब जो कुछ भी लिखोगे उसमें मुझे अनुभव होगा कि मैं भी कहीं हूँ, मेरा भी कुछ है। निश्वास छोड़कर ग्रंथ रख देती है। परंतु आज तुम आए हो तो सारा वातावरण ही और है, और नहीं सोच पा रही कि तुम भी वही हो। कोई किवाड़ खटखटाता है। वह अपने को झटक कर उठ खड़ी होती है और जाकर किवाड़ खोल देती है। ड्योढ़ी में अनुस्वार और अनुनासिक साथ साथ खड़े दिखाई देते हैं। मल्लिका उन्हें देखकर असमंजस में पड़ जाती है। मुझे विश्वास है कि मैं इस समय देवी मल्लिका के सामने खड़ा हूँ। कहिए। अनुस्वार, देव मातृगुप्त के अनुचरों का अभिवादन स्वीकार कीजिए। अब देखिए ये मातृगुप्त कौन है? कालिदास ही उज्जैनी में जाकर के उसका नाम क्या हो गया है? मातृगुप्त हो गया है। दोनों झुककर अभिवादन करते हैं। मल्लिका भौचक्की सी उन्हें देखती रहती है। देव मातृगुप्त कौन है? अनुस्वार, ऋतु संहार, कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश के प्रणेता कवींद्र, राजनीति निष्णात आचार्य तथा कश्मीर के भावी शासक देव मातृगुप्त की राजमहिषी गुप्त वंश दुहिता परम विदुषी देवी प्रियंगु मंजरी आपके साक्षात्कार के लिए उत्सुक हैं और शीघ्र ही यहाँ आया चाहती हैं। हम उनके अनुचर आपको इसी पूर्व सूचना देने के लिए उपस्थित हैं। तो ये अनुस्वार दोस्तों कहता है। मल्लिका, ऋतु संहार और मेघदूत आदि के प्रणेता तो कालिदास हैं और आप कह रहे हैं कि वे गुप्त राज्य की ओर से कश्मीर का शासन संभालने जा रहे हैं। मातृगुप्त उन्हीं का नया नाम है। वे कश्मीर का शासन संभालने जा रहे हैं और उनकी राजमहिषी मुझसे मिलने के लिए आ रही हैं। अनुस्वार, मुझे विश्वास है कि इस गौरवपूर्ण अवसर पर आप अपने उपवेश गृह के वस्तु विन्यास में कुछ परिवर्तन आवश्यक समझेंगी। इसे आपका आदेश समझते हुए हम यह कार्य अभी अपने हाथों से संपन्न किए देते हैं। आओ। अनुनासिक दोनों प्रकोष्ठ में आकर निरीक्षण करने की दृष्टि से सब वस्तुओं को देखने लगते हैं। मल्लिका एक ओर हट जाती है। अनुनासिक आसन के पास चला जाता है।
अनुनासिक मैं समझता हूँ यह आसन द्वार के निकट होना चाहिए। अनुस्वार देवी द्वार से प्रवेश करेंगी और आसन द्वार के निकट होगा। अनुनासिक आगे कहता है उस स्थिति में इसे इसकी वर्तमान स्थिति से 7 अंगुल दक्षिण की ओर हटा देना चाहिए। अनुस्वार दक्षिण की ओर नकारात्मक भाव से सिर हिलाता है। मैं समझता हूँ इसकी स्थिति 5 अंगुल उत्तर की ओर होनी चाहिए। गवाक्ष यानी खिड़की से सूर्य की किरणें सीधी इस पर पड़ती हैं। अनुनासिक मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। अनुस्वार मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। अनुनासिक तो अनुस्वार तो विवादास्पद विषय होने से आसन को यहीं रहने दिया जाए। अनुनासिक अच्छी बात है, इसे यहीं रहने दिया जाए और ये कुंभों के पास चला जाता है। अनुस्वार में समझता हूँ ये कुंभ इस कोने में और दूसरा उस कोने में होना चाहिए। अनुनासिक पर मैं समझता हूँ कि कुंभ यहाँ होने ही नहीं चाहिए। अनुस्वार क्यों? अनुनासिक क्यों का कोई उत्तर नहीं। अनुस्वार मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। अनुनासिक मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। अनुस्वार तो अनुनासिक तो कुंभों को भी नहीं रहने दिया जाए। तो देखिए अनुस्वार और अनुनासिक रूप से मोहन राकेश या लेखक उसी स्थिति को यानी उस द्वंद्व को ही और अधिक प्रखर करने की कोशिश में है। दोनों उधर जाते हैं जिधर रस्सी पर वस्त्र सूखने के लिए फैलाए गए हैं। मल्लिका आसन के पास जाकर बिखरे पन्नों को समेटती है और उन्हें मोढ़े पर रखकर चुपचाप अंदर चली जाती है। अनुस्वार गीले वस्त्रों को छूता है। अनुस्वार ये वस्त्र अनुनासिक वस्त्र अभी गीले हैं इसलिए इन्हें नहीं हटाना चाहिए। क्यों? शास्त्रीय प्रमाण ऐसा है। अनुस्वार कौन सा प्रमाण है? अनुनासिक यह तो मुझे याद नहीं। यह याद है कि ऐसा प्रमाण है? हाँ। अनुस्वार तो अनुनासिक तो संदिग्ध विषय है। हाँ तब तो अवश्य संदिग्ध विषय है। अनुनासिक संदिग्ध विषय होने से वस्त्रों को भी रहने दिया जाए। अनुस्वार अच्छी बात है, वस्त्रों को भी रहने दिया जाए। अनुनासिक परंतु यह चूल्हा अवश्य यहाँ से हटा देना चाहिए। अनुस्वार चूल्हा हटाने का अर्थ होगा आसपास की सब वस्तुओं को हटाया जाए। इसके लिए बहुत समय चाहिए। अनुनासिक समय के अतिरिक्त बहुत धैर्य चाहिए। अनुस्वार धैर्य के अतिरिक्त बहुत परिश्रम चाहिए। तो देखिए इसी बात की तरफ संकेत है कि जिस राज व्यवस्था में कालिदास अब पालित पोषित हो रहा है उस राज व्यवस्था में किस प्रकार की अपेक्षाएं एक व्यक्ति से की जाती हैं, किस प्रकार के नियम कायदे कानून या किस तरह की व्यवस्थाएं में एक व्यक्ति जीता है। अब उसकी जो कालिदास की पत्नी यानी जो राजकुमारी है प्रियंगु मंजरी वो मिलने आने वाली है किससे? मल्लिका से। तो मल्लिका के घर की स्थिति में कोई भी ऐसा नहीं हो, मतलब व्यवस्था कितनी बड़ी है और इसी व्यवस्था में असली रूप से लेखक या रचनाकार की जो भी सृजन शक्ति है वो मर जाती है। अनुस्वार धैर्य के अतिरिक्त बहुत परिश्रम चाहिए। अनुनासिक मैं समझता हूँ कि भाजनों को हाथ लगाना हमारी स्थिति के अनुकूल नहीं है। अनुस्वार मैं भी यही समझता हूँ। अनुनासिक तो इस बात में हम दोनों सहमत हैं कि चूल्हे को ना हटाया जाए। अनुस्वार मैं समझता हूँ हम दोनों सहमत हैं। अनुनासिक चारों ओर देखता है। अनुनासिक और तो कुछ शेष नहीं। अनुस्वार भी चारों ओर देखता है। अनुस्वार मेरे विचार में कुछ भी शेष नहीं। अनुनासिक नहीं अभी शेष है। तो देखिए मुख्य रूप से नाटक में ये पात्र एक तो इसी चीज़ से और दूसरा क्या है हास्य के रूप में लोगों को क्या है थोड़ी नीरसता से भी उठा सकें ऐसी चीज़ के लिए भी ये क्या है रखे गए हैं। हास्य पात्र आप इनको कह सकते हैं। अनुस्वार क्या? अनुनासिक यह चौकी यहाँ रास्ते में पड़ी है इसे यहाँ से हटा देना चाहिए। अनुस्वार मैं इससे सहमत हूँ। अनुनासिक तो अनुस्वार तो अनुनासिक तो इसे हटा देना चाहिए। अनुस्वार हाँ अवश्य हटा देना चाहिए। अनुनासिक तो अनुस्वार तो अनुनासिक हटा दो। अनुस्वार में अनुनासिक हाँ तुम नहीं अनुनासिक नहीं। अनुस्वार क्यों? तो इन चीज़ों का देखिए कोई मतलब है नहीं। अनुनासिक क्यों का कोई उत्तर नहीं। फिर भी पहले मैंने तुमसे कहा है परंतु चौकी देखी पहले तुमने है। बात यह है जब नाटक अवनीत होगा तो ये सारी क्रियाएं क्या करेंगी थोड़ा सा नीरसता को क्या करेंगी हटाने की कोशिश करेंगी, लोगों को हंसाने की कोशिश करेंगी। अनुनासिक तो अनुस्वार तो अनुनासिक हटा दो। अनुस्वार तुम हटा दो तो रहने दो रहने दो। अनुनासिक अब हाँ अब। अनुनासिक चारों ओर एक दृष्टि डाल लें। अनुस्वार हाँ चारों ओर एक दृष्टि और डाल लें।
मातुल उत्तेजित सा बाहर से आता है। मातुल अधिकारी वर्ग आपका कार्य यहाँ पूरा हो गया। अनुनासिक क्यों अनुस्वार? अनुस्वार हाँ पूरा हो गया ना? क्यों अनुनासिक? हाँ 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 हो गया, केवल एक दृष्टि डालना शेष है। अनुस्वार हाँ केवल एक दृष्टि डालना शेष है। मातुल तो वह दृष्टि अब रहने दीजिए। देवी प्रियंगु मंजरी बाहर पहुंच गई हैं। अनुनासिक देवी बाहर पहुंच गई हैं, तो चलो अनुस्वार। अनुस्वार चलो। दोनों साथ साथ बाहर चले जाते हैं। मातुल भी पीछे पीछे चला जाता है और कुछ क्षण बाद प्रियंगु मंजरी को मार्ग दिखलाता वापस आता है। मातुल वह सारे प्रदेश में सबसे सुशील, सबसे विनीत और सबसे भोली लड़की है। किसके बारे में कह रहा है? मल्लिका के बारे में कह रहा है। मल्लिका अंदर से आती है। आओ आओ मल्लिका, मैं देवी से तुम्हारी ही प्रशंसा कर रहा था। चाटुकारिता की हंसी हंसता है। देवी जब से आई हैं तुम्हारे ही संबंध में पूछ रही हैं, तो यही है हमारी मल्लिका, इस प्रदेश की राजहंसनी। मल्लिका देवी के लिए कौन सा आसन निश्चित किया गया है? मल्लिका प्रियंगु मंजरी को मल्लिका देवी के लिए कौन सा आसन निश्चित किया गया है? मल्लिका प्रियंगु मंजरी को अभिवादन करती है। प्रियंगु मंजरी मुस्कुराकर अभिवादन की स्वीकृति देती है। प्रियंगु आर्य मातुल आप अब जाकर विश्राम करें। अनुचर मेरे लौटने तक बाहर प्रतीक्षा करेंगे, परंतु आपके लिए आसन। प्रियंगु उसकी चिंता ना करें, मुझे असुविधा नहीं होगी। असुविधा तो होगी, आप असुविधा को असुविधा ना माने यह दूसरी बात है, और वास्तव में कुलीनता कहते इसी को हैं। बड़े कुल की विशेषता ही यह होती है। तो मातुल का ये कथन आ सकता है। आप विश्राम करें, मैंने पहले ही आपको बहुत थकाया है। मुझे थकाया है आपने? फिर चाटुकारिता की हंसी हंसता है। आपके कारण मैं थकूंगा? मुझे आप दिन भर पर्वत शिखर से खाई में और खाई से पर्वत शिखर पर जाने को कहती रहें तो भी मैं नहीं थकूंगा। मातुल का शरीर लोहे का बना है, लोहे का। आत्मश्लाघा नहीं करता, परंतु हमारे वंश में केवल प्रतिभा ही नहीं, शारीरिक शक्ति भी बहुत है। मैं पशुओं के पीछे दिन में 10-10 योजन घूमा हूँ। मैं कहता हूँ संसार में सबसे कठिन काम कोई है तो पशुपालन का। एक भी पशु मार्ग से भटक जाए तो यानी कि जो मातुल है वो संसार का सबसे कठिन काम किसको मानता है दोस्तों? पशुपालन को मानता है। देखिए आज भी आपके पशु भटक रहे होंगे, जाकर एक बार उन्हें देख लीजिए। अब मैं पशु को देखता हूँ, गुप्त वंश के साथ संबंध और पशुओं की देखरेख। मैंने तो अपने सब पशु वर्षों पहले ही बेच दिए, और सच कहूँ तो उसमें भी मुझे लाभ ही रहा, क्योंकि प्रियंगु की दृष्टि मल्लिका से मिल जाती है। वह बढ़कर मल्लिका के हाथ अपने हाथों में ले लेती है। सचमुच वैसी ही हो जैसी मैंने कल्पना की थी। मल्लिका कुछ अव्यवस्थित होकर उसे देखती रहती है। मातुल क्यों? अच्छा तो मुझे अनुमति दीजिए, घर में कई कुछ बिखरा पड़ा है, कई तरह की व्यवस्था करनी है, तो अनुचर आपकी प्रतीक्षा करेंगे। फिर भी मेरे लिए कोई आदेश हो तो कहला दीजिए। मल्लिका देवी के बैठने की कुछ तो व्यवस्था कर दो, नहीं ये तो ऐसे ही खड़ी रहेंगी। अच्छा मैं चल रहा हूँ, कोई आदेश हो तो कहला दीजिएगा। आप चलें, यहाँ के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मातुल अच्छा अच्छा चला चल देता है। मुझे चिंता करने की क्या आवश्यकता है? चिंता करने के लिए यहाँ मल्लिका है, अंबिका है, फिर भी कोई काम हो तो कहला दीजिएगा। चला जाता है। प्रियंगु मंजरी क्षण भर मल्लिका को देखती रहती है, फिर उसकी ठोड़ी को हाथ से छू लेती है। सचमुच बहुत सुंदर हो, जानती हो अपरिचित होते हुए भी तुम मुझे अपरिचित नहीं लग रही। आप बैठ जाइए ना। नहीं बैठना नहीं चाहती, तुम्हें और तुम्हारे घर को देखना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत बार इस घर की और तुम्हारी चर्चा की है। जिन दिनों मेघदूत लिख रहे थे उन दिनों प्राय यहाँ का स्मरण किया करते थे। तो देखिए क्या कह रहे हैं, मेघदूत यानी कि जो बात दोस्तों क्या आ रही है, मोहन राकेश ने कही थी भूमिका में कि मेघदूत के माध्यम से कालिदास ने यक्ष की नहीं बल्कि अपनी ही विरह व्यथा को बादलों के माध्यम से मल्लिका के पास पहुंचाया था। दृष्टि चारों ओर घूमकर फिर मल्लिका के चेहरे पर स्थिर हो जाती है। आज इस भूमि का आकर्षण ही हमें यहाँ ले आया है, अन्यथा दूसरे मार्ग से जाने से हमें अधिक सुविधा थी। मैं समझ नहीं पा रही किस रूप में आपका आतिथ्य करूं। आप आसन ले लें तो मैं आपके लिए। प्रियंगु आतिथ्य की बात मत सोचो, मैं तुम्हारे यहाँ अतिथि के रूप में नहीं आई हूँ। संभव था ये भी ना आते, परंतु मैं ही विशेष आग्रह के साथ इन्हें लाई हूँ।
मैं स्वयं एक बार इस प्रदेश को देखना चाहती थी, इसके अतिरिक्त तुमको भी देखना चाहती थी। गले से हल्का विदग्धतापूर्ण स्वर निकल पड़ता है। इसके अतिरिक्त एक और भी कारण था, चाहती थी इस प्रदेश का कुछ वातावरण साथ में ले जाऊं, क्योंकि प्रियंगु मंजरी लगातार कोशिश करती है कि इस प्रदेश का वातावरण उनको मिल सके। मल्लिका, इस प्रदेश का वातावरण? प्रियंगु मंजरी मुस्कुराकर उसे देखती है, फिर टहलती हुई झरोखे के पास चली जाती है। प्रियंगु, यहाँ से बहुत दूर तक की पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई देती हैं। कितनी निर्व्याज सुंदरता है, मुझे यहाँ आकर तुमसे स्पर्धा हो रही है। मल्लिका दो एक पग उस ओर बढ़ आती है। मल्लिका, हमारा सौभाग्य होगा कि आप कुछ दिन इस प्रदेश में रह जाएं। यहाँ आपको असुविधा तो होगी, परंतु प्रियंगु मंजरी फिर विदग्ध भाव से उसे देखती है। प्रियंगु, इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं हे हैं। इसे आंखों में व्याप्त करने के लिए जीवन भर का समय भी पर्याप्त नहीं। तो ये कौन कहता है? प्रियंगु मंजरी कहती है। झरोके के पास से हट जाती है, परंतु इतना अवकाश कहाँ है। कश्मीर की राजनीति इतनी अस्थिर है कि हमारा एक एक दिन वहां से दूर रहना कई कई समस्याओं को जन्म दे सकता है। एक प्रदेश का शासन बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। हम पर तो और भी बड़ा उत्तरदायित्व है, क्योंकि कश्मीर की स्थिति इस समय बहुत संकटपूर्ण है। यूँ वहाँ के सौंदर्य की ही इतनी चर्चा है, परंतु हमें उसे देखने का अवकाश कहाँ रहेगा। बाहें पीछे टिकाए आसन पर बैठ जाती है। इसलिए तुमसे स्पर्धा होती है कि सौंदर्य का यह सहज उपभोग हमारे लिए केवल एक सपना है। बैठ जाओ। आसन पर अपने सामने बैठने के लिए संकेत करती है। मल्लिका नीचे बैठने लगती है तो वह उसे रोक देती है। यहाँ मेरे पास बैठो। मल्लिका, मैं दूसरा आसन ले लेती हूँ। कोने से मोड़ा उठाकर आसन के पास रख लेती है और उस पर रखे भोजपत्र आदि गोदी में रखकर बैठ जाती है। लगता है यहाँ ग्राम प्रदेश में रहकर भी तुम्हें साहित्य से अनुराग है। मल्लिका की आंखें झुक जाती हैं। किसकी रचनाएं हैं ये? कालिदास की। प्रियंगु की भौहें कुछ संकुचित हो जाती हैं। अब वे मातृगुप्त के नाम से जाने जाते हैं, यहाँ भी उनकी रचनाएं मिल जाती हैं। ये प्रतियां मैंने उज्जैनी से आने जाने वाले व्यवसायियों से प्राप्त की हैं। प्रियंगु मंजरी के होठों पर हल्की व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट प्रकट होती है। मैं समझ सकती हूँ, उनसे जान चुकी हूँ कि तुम बचपन से उनकी संगनी रही हो। उनकी रचनाओं के प्रति तुम्हारा मोह स्वाभाविक है। जैसे कुछ सोचती सी छत की ओर देखने लगती है। वे भी जब तब यहाँ के जीवन की चर्चा करते हुए आत्मविस्मृत हो जाते हैं, यानी कि अपने को भूल जाते हैं। इसीलिए राजनीतिक कार्यों से कई बार उनका मन उखड़ने लगता है। फिर उसकी आंखें मल्लिका के मुख पर स्थिर हो जाती हैं। ऐसे अवसरों पर उनके मन को संतुलित रखने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक क्षण का महत्व है। देखिए, बहुत ही शानदार दोस्तों, प्रियंगु मंजरी का सबसे इम्पोर्टेंट कथन मान लीजिए आप, कि राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक क्षण का महत्व है। कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीति जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। साहित्य उनके जीवन का पहला चरण था, अब वे दूसरे चरण में पहुंच चुके हैं। मेरा अधिक समय इसी आयास में बीतता है कि उनका बढ़ा हुआ चरण पीछे ना हट जाए। बहुत परिश्रम कर पड़ता है इसमें। मुस्कुराने का प्रयत्न करती है। तुम ऐसा नहीं समझती? मैं राजनीतिक जीवन के संबंध में कुछ भी नहीं जानती, क्योंकि तुम ग्राम प्रदेश में ही रही हो। उठ खड़ी होती है। मल्लिका भी उठने लगती है तो कंधे पर हाथ रखकर वह उसे बिठा देती है। बैठी रहो। निचले होठ को दबाती, थोड़ा चबाती हुई टहलने लगती है। तो देखिए, मैंने तुमसे कहा था कि मैं यहाँ का कुछ वातावरण साथ ले जाना चाहती हूँ। यह इसलिए कि उन्हें अभाव का अनुभव ना हो। उससे कई बार बहुत क्षति होती है। वे व्यर्थ में धैर्य खो देते हैं, जिसमें समय भी जाता है और शक्ति भी। उनके समय का बहुत मूल्य है। मैं चाहती हूँ कि उनका समय उस तरह नष्ट ना हुआ करे। मल्लिका के सामने आकर रुक जाती है। इसीलिए मैं यहाँ से
कई कुछ अपने साथ ले जा रही हूँ। कुछ हरिण शावक जाएंगे जिनका हम अपने उद्यान में पालन करेंगे। यहाँ की औषधियाँ उद्यान के क्रीड़ा शैल पर तथा आसपास के प्रदेश में लगवा दी जाएंगी। हम यहाँ के कुछ घरों का भी वहाँ निर्माण करेंगे। मातुल और उनका परिवार भी साथ जाएगा। यहाँ से कुछ अनाथ बच्चों को वहाँ ले जाकर हम शिक्षा देंगे। मैं समझती हूँ कि इससे अंतर पड़ेगा। फिर टहलती हुई प्रकोष्ठ के दूसरे विभाग में चली जाती है। देख रही हूँ तुम्हारा घर बहुत जर्जर स्थिति में है, इसका परिसंस्कार आवश्यक है। यानी पुनर्निर्माण, दोबारा से क्या करना, निर्माण करना। चाहो तो मैं इस कार्य के लिए आदेश दे जाऊंगी। उज्जैनी के दो कुशल स्थपति हमारे साथ आए हैं। क्यों? मल्लिका उठकर उसकी ओर आती है। आप बहुत उदार हैं, परंतु हमें ऐसे ही घर में रहने का अभ्यास है, इसीलिए असुविधा नहीं होती। प्रियंगु, फिर भी चाहूंगी कि इस घर का परिसंस्कार हो जाए। उनके जीवन के आरंभिक वर्षों का इस घर के साथ भी संबंध रहा है। मातुल के घर के स्थान पर मैंने नए भवन के निर्माण का आदेश दिया है। स्थपतियों से कहा है कि वे उज्जैनी से सुलक्षण शिलाएं लाकर के कार्य आरंभ कर दें। खेद है कि कार्य के निरीक्षण के लिए मैं स्वयं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। कल ही हमें आगे की यात्रा आरंभ कर देनी होगी। तुम भी हमारे साथ क्यों नहीं चलती? मालती विमूढ़ सी उसकी ओर देखती रहती है। मल्लिका में प्रियंगु पास आकर उसके कंधे पर हाथ रख देती है। हाँ, इसमें बाधा क्या है? यहाँ तुम किसी ऐसे सूत्र से बंधी तो नहीं हो? मेरी माँ यहाँ है, यह कोई बाधा नहीं है। तुम्हारी माँ के भी साथ चलने की व्यवस्था हो सकती है। हमारे स्थपति इस घर का परिसंस्कार करते रहेंगे, तुम वहाँ मेरे साथ मेरी संगनी के रूप में रहोगी। तो यहाँ पर प्रियंगु मंजरी क्या है, अपनी सहेली बनवा करके उसको मल्लिका को ले जाना चाहती है, कि जिससे कि उनका समय वगैरह है वो नष्ट ना हो। मल्लिका के चेहरे पर आहत अभिमान की रेखाएं प्रकट होती हैं, परंतु वह अपने को दबाए रखती है। मल्लिका, क्षमा चाहूंगी, मैं अपने को ऐसे गौरव की अधिकारिणी नहीं समझती, परंतु मैं तुम्हें इससे कहीं अधिक की अधिकारिणी समझती हूँ। मेरे आने से पहले राज्य के 2 अधिकारी यहाँ आए थे। होठों पर फिर विदग्ध मुस्कान आ जाती है। मैंने उन्हें औपचारिकता के लिए ही नहीं भेजा था, तुमने उन दोनों को देखा है? मल्लिका उसका अर्थ समझने का प्रयत्न करती हुई अनिश्चित सी उसकी ओर देखती रहती है। मल्लिका, देखा है प्रियंगु, तुम उनमें से जिसे भी अपने योग्य समझो उसी के साथ तुम्हारे विवाह का प्रबंध किया जा सकता है। दोनों योग्य अधिकारी हैं। मल्लिका देवी भोजपत्रों को वक्ष से सटाए कुछ पग आसन की ओर हट जाती है। प्रियंगु मंजरी उसे सीधी दृष्टि से देखती हुई धीरे धीरे उसके पास चली जाती है। प्रियंगु, संभवतः तुम दोनों में से किसी को भी अपने योग्य नहीं समझती, परंतु राज्य में ये 2 ही नहीं और भी अनेक अधिकारी हैं। मेरे साथ चलो, तुम जिससे भी चाहोगी। मल्लिका आसन पर बैठ जाती है और रुंधे आवेश से अपना होठ काट लेती है। इस विषय की चर्चा छोड़ दीजिए। गला रुंध जाने से शब्द स्पष्ट ध्वनित नहीं होते। अंदर का द्वार खुलता है और अंबिका रोग और आवेश के कारण शिथिल और कांपती सी बाहर आकर जैसे अपने को सहेजने के लिए रुकती है। प्रियंगु, क्यों तुम्हारे मन में कल्पना नहीं है कि तुम्हारा अपना घर परिवार हो? अंबिका धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ती है। अंबिका, नहीं, इसके मन में यह कल्पना नहीं है। प्रियंगु घूमकर उसकी ओर देखती है। मल्लिका व्यवस्थित भाव से उठ खड़ी होती है। माँ, अंबिका, इसके मन में यह कल्पना नहीं है, क्योंकि यह भावना के स्तर पर जीती है। इसके लिए जीवन में सांस फूल जाने से शब्द गले में अटक जाते हैं। मल्लिका हाथ के पृष्ठ आसन पर रख देती है और पास जाकर अंबिका को पीठ से सहारा देती है। मल्लिका, तुम उठ क्यों गई माँ? तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, चलो चलकर लेट रहो। उसे वापस अंदर ले जाना चाहती है, परंतु अंबिका उसका हाथ अपनी पीठ से हटा देना चाहती है। अंबिका, मैं किसी आने वाले से बात भी नहीं कर सकती? दिन मास वर्ष मुझे घुटते हुए बीत गए। मेरे लिए यह घर घर नहीं, एक काल गुफा है जिससे मैं हर समय बंद रहती हूँ। और तुम चाहती हो मैं किसी से बात भी ना करूं? चलने की चेष्टा में गिरने को हो जाती है। मल्लिका उसे संभाल लेती है। मल्लिका, परंतु माँ, तुम स्वस्थ नहीं हो। अंबिका, तुम्हारी अपेक्षा में फिर भी अधिक स्वस्थ हूँ। प्रियंगु के पास जाकर उसे सिर से पैर तक देखती है।
यह घर सदा से इस स्थिति में नहीं है राजवधू। मेरे हाथ चलते थे तो मैं प्रतिदिन इसे लीपती बुहारती थी। यहाँ की हर वस्तु इस तरह गिरी टूटी नहीं थी, परंतु आज तो हम दोनों माँ बेटी भी यहाँ टूटी सी पड़ी रहती हैं। यह सब इसलिए कि फिर सांस फूल जाने से आगे नहीं बोल पाती। प्रियंगु मंजरी प्रकोष्ठ पर दृष्टि डालने के बहाने उसके पास से हट जाती है। प्रियंगु, मैं देख रही हूँ घर की स्थिति अच्छी नहीं है। मल्लिका मेरे साथ चल सकती तो समस्या वैसे ही सुलझ जाती, परंतु अब होठ काटती हुई जैसे सोचने के लिए क्षण भर रुकती है। अब भी जो कुछ संभव है मैं कर जाऊंगी। स्थपतियों को आदेश दे जाऊंगी कि इस घर को गिराकर इसके स्थान पर मल्लिका चेहुक जाती है। ऐसा मत कीजिए, इस घर को गिराने का आदेश मत दीजिए। प्रियंगु मंजरी फिर सीधी दृष्टि से उसे देखती है। मैं तुम्हारी शुभता के लिए ही कह रही थी। तुम्हें इसमें अशुभता है तो ठीक है, मैं ऐसा आदेश नहीं दूंगी। फिर भी चाहती हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ कर सकूं। इस समय और नहीं रुक सकती। कल की यात्रा से पहले कई आवश्यक कार्य पूरे करने हैं। यूं तो इस समय भी अवकाश नहीं था, पर मैंने आना आवश्यक समझा। वे पर्वत शिखर की ओर घूमने गए थे, मैं उस बीच इधर चली आई। अच्छा। मल्लिका की उंगलियां उलझ जाती हैं और आंखें झुक जाती हैं। अंबिका अपने आवेश में दो एक पग प्रियंगु की ओर बढ़ जाती है। अंबिका, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी राजवधु। तुम्हें बताना चाहती थी कि हम लोग खांसने लगती और शब्द खांसी में डूब जाते हैं। प्रियंगु मंजरी द्वार के पास से मुड़कर उसकी ओर देखती है। प्रियंगु, मैं आपका कष्ट समझ रही हूँ। जो भी सहायता मुझसे बन पड़ेगी अवश्य करूँगी। इस समय अनुचर प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए। गंभीर मुस्कुराहट के साथ मल्लिका को देखकर सिर हिलाती है और चली जाती है। अंबिका आवेश से शिथिल उस ओर देखती रहती है, फिर गिरती सी आसन पर बैठ जाती है और कुछ पन्ने उठाकर मल्लिका की ओर बढ़ा देती है। अंबिका, लो मेघदूत की पंक्तियां पढ़ो। इन्हीं में ना कहती थी उसके अंतर की कोमलता साकार उठी है। आज इस कोमलता का और भी साकार रूप देख लिया। मल्लिका ठगी सी उसकी ओर देखती रहती है। आज वह तुम्हें तुम्हारी भावना का मूल्य देना चाहता है तो क्यों नहीं स्वीकार कर लेती। घर की भित्तियों का परिसंस्कार हो जाएगा और तुम उनके यहाँ परिचारिका बनकर रह सकोगी। इससे बड़ा और क्या सौभाग्य तुम्हें चाहिए। तो देखिए, फिर वो व्यंग्यात्मक यहाँ पर क्या है, ताने उसको मार रही है। मल्लिका, राजकन्या की अपनी जीवन दृष्टि है माँ, उसके लिए और कोई कैसे उत्तरदायी है। अंबिका, परंतु राजकन्या के यहाँ आने के लिए कौन उत्तरदायी है। निस्संदेह है वह उस किसी की इच्छा के बिना यहाँ नहीं आई। राज्य के स्थपति से घर की वित्तियों का प्रसंस्कार करा देंगे। आज वह शासक है, उसके पास संपत्ति है। उस शासन और संपत्ति का परिचय देने के लिए इससे अच्छा और क्या उपाय हो सकता था। परंतु माँ, माँ कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं समझती। माँ भावना की गहराई तक नहीं जाती। माँ फिर खांसी उठाने से आगे नहीं बोल पाती। विलोम बाहर से आता है। विलोम, इस तरह क्षुब्ध क्यों हो अंबिका। आज तो सारा ग्राम तुम्हारे सौभाग्य पर तुमसे स्पर्धा कर रहा है। अर्थपूर्ण दृष्टि से मल्लिका की ओर देखता है। मल्लिका आंखें बचाकर दूसरी ओर हट जाती है। राजकीय पगधूली घर में पड़ती है तो लोग गौरव का अनुभव करते हैं। ऐसा अवसर हर किसी के जीवन में कहाँ आता है। अंबिका, यह अवसर देखने के लिए ही तो मैंने आज तक का जीवन जिया है। इतना बड़ा सौभाग्य हमारे क्षुद्र जीवन में कहाँ समा सकता है। उठ खड़ी होती है। चलो, मैं स्वयं चलकर सारे ग्राम में सौभाग्य की घोषणा करूंगी। हमारे वर्षों के अभाव और दुख का कितना बड़ा फल लाए हैं कि राज्य के स्थपति हमारे घर की वित्तियों का परिसंस्कार कर देंगे। बैठ जाओ अंबिका, आज ग्राम के पास तुम्हारी बात सुनने का अवकाश नहीं है। टहलता हुआ झरोके के पास चला जाता है। ग्राम के लोग आज व्यस्त हैं। उन्हें बाहर से आए अतिथियों के लिए कई तरह की सामग्री जुटानी है। अतिथि आज यहाँ के पत्थर तक बटोर कर ले जाना चाहते हैं। यहाँ के पत्थर आज बहुत मूल्यवान समझे जाने लगे हैं। यहाँ के पत्थर पहले भी मूल्यवान थे आर्य विलोम। यह और बात है कि पहले किसी ने उनका मूल्य समझा नहीं है। अंबिका आवेश में कई पग उसकी ओर बढ़ जाती है। तो जाकर तुम भी बटोर क्यों नहीं लेती। संभव है फिर लोग यहाँ कोई पत्थर शेष न रहने दें और तुम्हारी भावना के लिए कोई आधार ही ना रह जाए। बैठ जाओ माँ, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उसे बाहें से पकड़कर आसन पर बिठा देती है। विलोम क्या कहता है।
गांव में चारों ओर बहुत उत्साह है। यह दिन इस प्रदेश के जीवन का सबसे बड़ा उत्सव है। लोग आज अपने पशुओं की चिंता नहीं कर रहे हैं, वे अतिथियों के लिए भोजन और पान की सामग्री जुटाने में व्यस्त हैं। उस सामग्री में कुछ हरिण शावक भी होंगे जो राजकन्या के विशेष आदेश पर एकत्रित किए जा रहे हैं। यह सच नहीं है, विलोम सच नहीं है। इंद्र, वर्मा और विष्णुदत्त को राजकन्या ने स्वयं आदेश दिया है कि उस आदेश का कुछ और अर्थ भी हो सकता है। और अर्थ क्या? और अर्थ हो सकता है क्या? राजकन्या हरिण शावकों से खेला करेंगी या उज्जैनी के कलाकार उनकी अनुकृतियां बनाएंगे? यह भी एक मनोरंजक विषय है कि राज परिवार के साथ आए राजधानी के कलाकार यहाँ की हर वस्तु की अनुकृतियां बनाते घूम रहे हैं। यहाँ कोई पेड़, पत्ता, तिनका शेष नहीं रहेगा जिनकी वे अनुकृति बनाकर नहीं ले जाएंगे। इसका भी कुछ दूसरा अर्थ हो सकता है। विलोम झरोके के पास से हटकर उसकी ओर आता है। मैं कब कहता हूँ दूसरा अर्थ नहीं है। अर्थ बहुत स्पष्ट है। वे यहाँ की हर वस्तु को विचित्र के रूप में देखते हैं और उस वैचित्र्य को यहाँ से जाकर दूसरों को दिखाना चाहते हैं। तुम, मैं, यह घर, ये पर्वत सब उसके लिए विचित्र के उदाहरण हैं। मैं तो उनकी सूक्ष्म और समर्थ दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ। जो यहाँ वैचित्र्य, तो ये कथन अच्छा है, वैचित्र्य नहीं वहाँ भी वैचित्र्य देख लेती है। एक कलाकार को मैंने यहाँ की धूप में अपनी छाया की अनुकृति बनाते देखा है। अंबिका, यहाँ की धूप में उन्हें अपनी छायाएं अवश्य और सी लगती होंगी। वह कौन राक्षसी थी जो जिस किसी जीव को उसकी छाया से पकड़ लेती थी? बोलते बोलते फिर हाँफने लगती है। मैं चाहती हूँ कि मैं ही वह राक्षसी होती जिससे आज मैं खांसी उठ आने से शब्द डूब जाते हैं। मल्लिका पास जाकर उसके कंधों को सहारा देती है। मल्लिका, तुमसे कहा है माँ, तुम विश्राम करो, बात मत करो। आर्य, विलोम, माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इन्हें इस समय विश्राम करने दीजिए। विलोम, हाँ, अंबिका को तुम अंदर ले जाओ। ग्राम का उत्सव कोलाहल अंबिका के मन को अशांत करेगा। मैं तो केवल उत्सव की सूचना देने आया था। आश्चर्य है कि कालिदास ने यहाँ आना उचित नहीं समझा। कल तो सुनते हैं कि वे लोग चले भी जाएंगे। उसने आना उचित नहीं समझा क्योंकि वह जानता है अंबिका अभी जीवित है। विलोम, परंतु मैं समझता हूँ वह एक बार आएगा अवश्य। उसे आना चाहिए। व्यक्ति किसी संबंध को ऐसे नहीं तोड़ता। फिर टहलता हुआ झरोके के पास चला जाता है और विशेष रूप से वह जैसे एक को कवि का कोमल हृदय प्राप्त हो। तुम क्या सोचती हो मल्लिका, उसे एक बार आना नहीं चाहिए? मल्लिका, मैंने आपसे अनुरोध किया है आर्य विलोम कि इस समय माँ को विश्राम करने दीजिए। आपकी बातों से माँ का मन विक्षुब्ध होता है। विलोम, मेरी बातों से अंबिका का मन विक्षुब्ध होता है? मैं समझता हूँ उसके कारण दूसरे हैं। अंबिका जानती है कि किन कारणों से उसका मन विक्षुब्ध होता है। झरोके से बाहर देखने लगता है। मैं भी उन कारणों को समझता हूँ, इसलिए बहुत सी बातें जो अंबिका के मन में रहती हैं मैं मुँह से कह देता हूँ। मुड़कर मल्लिका की ओर देखता है। तुम्हें मेरा यहाँ होना अखर रहा है, मैं जानता हूँ। यह कोई नई बात नहीं, परंतु मैं कुछ देर और यहाँ रहना चाहता हूँ। फिर बाहर देखने लगता है। पर्वत शिखर की ओर से एक अश्वारोही को आते देख रहा हूँ। संभव है इस बार कुछ क्षणों के लिए वह यहाँ रुकना चाहे। उस स्थिति में मैं भी उससे कुशल क्षेम पूछ लूँगा। मेरी उससे पुरानी मित्रता है। मल्लिका जैसे आपे से बाहर होने लगती है। मल्लिका, आर्य विलोम, उस स्थिति में आपका यहाँ होना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। आप उनसे मिलना चाहें तो उसके लिए यही एक स्थान नहीं है। विलोम उसी तरह बाहर देखता रहता है। परंतु यही स्थान क्या बुरा है? उसके जाने के दिन भी हम यहीं पर मिले थे। वर्षों बाद उसी स्थान पर मिलने से अंतराल का अनुभव नहीं होगा। मल्लिका विलोम के पास चली जाती है और उसे वहां से पकड़कर झरोके से हटा देना चाहती है। मल्लिका, मैं अनुरोध करती हूँ आप इस समय यहाँ ठहरने का हट ना करें। विलोम अपने स्थान से नहीं हिलता। दूर से घोड़ों की टापों का शब्द सुनाई देने लगता है। मैं कह रही हूँ आप चले जाएं, यह मेरा घर है। मैं नहीं चाहती आप इस समय मेरे घर में हों। विलोम फिर भी उसी तरह खड़ा रहता है। टापों का शब्द पास आता जाता है। मल्लिका उधर से हटकर अंबिका के पास आ जाती है। माँ, इनसे कहो यहाँ से चले जाएं। मैं नहीं चाहती कि इस समय यहाँ कोई अयाचित स्थिति उत्पन्न हो।
तुम स्वस्थ नहीं हो और मैं नहीं चाहती कि कोई भी ऐसी बात हो जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़े। यानी देखिए मल्लिका को क्या हो रही है, आशा हो रही है कि घोड़ों की टापों की आवाज़ आ रही है तो शायद कालिदास है यहाँ एक बार ज़रूर आएगा, इसीलिए वो चाहती है कि इनमें कहीं विरोध ना हो जाए, वो विलोम को बाहर निकाल लेना चाहती है। अंबिका उसके हिलाने से इस तरह हिलती है जैसे वह जड़ हो गई हो। उसके माथे पर त्योरियां पड़ी हैं और आंखें बिना पलक झपके सामने देख रही हैं। टापों का शब्द बहुत पास आ जाता है। मल्लिका फिर बिलोम के पास चली जाती है। आर्य बिलोम, मैंने आपसे कहा है कि आप यहाँ से चले जाएं। आप नहीं जानते कि टापों का शब्द पास आकर दूर जाने लगता है। मल्लिका ऐसे स्तब्ध हो रहती है जैसे उसे काट मार गया हो। विलोम धीरे से मुड़कर उसकी ओर देखता है। चला जाता हूँ। कंठ से हल्का व्यंग्यात्मक स्वर निकलता है। मैं नहीं चाहता मेरे कारण यहाँ कोई अयाचित स्थिति उत्पन्न हो, परंतु क्या अयाचित स्थिति उत्पन्न हो सकती है जान सकता हूँ। झरोके से हटकर प्रकोष्ठ के बीच में आ जाता है। क्यों अंबिका, मेरे यहाँ रहने से क्या अयाचित स्थिति उत्पन्न हो सकती है? मैं जानती थी, आज नहीं तब से ही जानती थी। वह आता तो मुझे आश्चर्य होता, अब मुझे आश्चर्य नहीं है। यानी अंबिका तो कालिदास को इसी तरह मानती थी। स्वर ऊंचा उठता जाता है। मल्लिका जैसे सारी शक्ति खोकर धीरे धीरे आसन पर बैठ जाती है। अब यहाँ पर मल्लिका है वो क्या हो जाती है, निराश हो जाती है। उसकी जितनी भी आशाएं थी, प्रेम का जो उसका बलिदान था, वो उसे क्या है, तुच्छ सा लगता हुआ मालूम होता है। कोई आश्चर्य नहीं, प्रसन्नता है कि मैं उससे संबंध में ठीक सोचती थी। जीवन एक भावना है, कोमल भावना, बहुत बहुत कोमल भावना। इस तरह कह करके ये किस पर, मल्लिका पर व्यंग कर रही है। विलोम, परंतु मुझे खेद है, वर्षों से इस दिन की प्रतीक्षा थी, अपनी मित्रता पर भरोसा भी था। अर्थपूर्ण दृष्टि से मल्लिका की ओर देखता है, परंतु अब भरोसा नहीं रहा। संभवतः यह मित्रता एक ओर से ही थी। उसने कभी हमें अपनी मित्रता के योग्य नहीं समझा। फिर समान की समान से मित्रता होती है। मल्लिका सहसा उठ खड़ी होती है। उसकी आंखों से हताशा की कठोरता झलक रही है। आर्य विलोम, विलोम ऐसी दृष्टि से उसे देखता है जैसे किसी बच्चे से खेल रहा हो। मैं फिर से कह रही हूँ, आप चले जाएं, अन्यथा वास्तव में ही यहाँ एक अयाचित स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ऐसा मुस्कुराकर अंबिका की ओर देखता है। तो मुझे अवश्य चले जाना चाहिए। अच्छा अंबिका, तुम्हारे स्वास्थ्य की मुझे बहुत चिंता रहती है। जहाँ तक संभव हो घृत और मधु का सेवन करो। मैं अभी अभी नया मधु निकाला है, आवश्यकता हो तो मैं तुम्हारे लिए। हमें मधु की आवश्यकता नहीं है, हमारे घर में मधु पर्याप्त मात्रा में है। ऐसा, अच्छा अंबिका। क्षण भर दोनों की ओर देखता रहता है, फिर चल देता है। द्वार के पास पहुंचकर फिर रुक जाता है। पर कभी मधु की आवश्यकता पड़ ही जाए तो संकोच मत करना। फिर चला जाता है। मल्लिका क्षण भर सिर झुकाए दबी सी खड़ी रहती है, फिर अपने को संभाल पाने में असमर्थ अंदर को चल देती है। अंबिका का भाव आवेश में हताशा और हताशा से करुणा में बदल जाता है। अंबिका, मल्लिका। मल्लिका रुक जाती है पर कुछ भी उत्तर ना देकर मुंह हाथों में छिपा लेती है। अंबिका उठकर धीरे धीरे उसके पास आती है और उसे बाहों में ले लेती है। मल्लिका अंबिका के वक्ष में मुंह छिपा लेती है। सारा शरीर रुलाई से कांपता रहता है पर गले से स्वर नहीं निकलता। अंबिका की आंखें भर आती हैं और वह उसके कांपते शरीर को अपने से सटाए उसकी पीठ पर हाथ फेरती रहती है। फिर होठों और गालों से उसके सिर को दुलारने लगती है। अब भी रोती हो उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए जिसने उनके संबंध में कुछ मत कहो माँ, कुछ मत कहो सिसकने लगती है। अंबिका उसे सहारे से वहीं बिठा लेती है और उसकी सिसकती पीठ पर झुक जाती है। तो देखिए ये हमारा दोस्तों बहुत ही भावुक करने वाला सबसे इसका मुख्य संवाद था, प्रियंगु मंजरी का और मल्लिका का संवाद। उसे आशा थी कि कालिदास आएगा जरूर, कम से कम यहाँ पर आया है तो कालिदास मुझसे जरूर मिलने आएगा, लेकिन कालिदास है वो आकर के भी नहीं आता है। तो उसको अपने त्याग पर क्या है, उसे अफसोस होता है कि मैंने क्या किया, और वो क्या है फिर भी चाहती है, फिर भी स्वीकार नहीं करती। लेकिन उसे अब ये जो जीवन का यथार्थ सत्य है स्वीकार करना पड़ेगा, और अगली बार जब कालिदास आएगा तब उसके लिए कुछ यहाँ पर शेष नहीं रहेगा। तो पहले भाग में भी कालिदास छोड़ करके जाता है और इस भाग में भी क्या है, कालिदास छोड़ करके ये चला ही जाता है। तो अगले भाग को हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।